बीरबल भारतीय इतिहास के एक अद्वितीय पात्र हैं जिनकी शहंशाही, बुद्धिमत्ता और साहसिकता के बारे में अनेक किस्से प्रचलित हैं। वे अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे और उनकी बुद्धिमत्ता की मिसालें आज भी दी जाती हैं। इस लेख में हम बीरबल की जीवनी, उनके योगदान और उनकी प्रसिद्धि के बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे। प्रारंभिक जीवन और परिचय। बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास था और उनका जन्म 1540 में हुआ था। उनका जन्म राजस्थान के एक छोटे से गांव में हुआ था। वे बचपन से ही अत्यंत तीव्र बुद्धि के थे और छोटी सी उम्र में ही उन्होंने विद्या में गहरी रुचि लेना शुरू कर दिया था। उनके पिता ने उन्हें संस्कृत, फारसी और गणित की शिक्षा दी और उन्हें कविता, साहित्य और शास्त्रों में भी दक्षता प्राप्त हुई। बीरबल का नाम बीरबल उनके नाम की शुद्धता और उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं से संबंधित है। बीर शब्द का अर्थ होता है न्यायपूर्ण और बल शब्द का मतलब होता है शक्ति। उनके इस नाम में उनकी न्यायप्रियता और बुद्धिमत्ता की महत्ता को व्यक्त किया गया है। अकबर के दरबार में प्रवेश। बीरबल का जीवन एक मोड़ तब लिया जब वे अकबर के दरबार में आए। अकबर महान शासक थे जिन्होंने अपनी प्रशासनिक नीतियों, युद्ध नीतियों और सामाजिक सुधारों के लिए प्रसिद्धि प्राप्त की थी। अकबर के दरबार में नवरत्नों का एक समूह था जिनमें से बीरबल एक महत्वपूर्ण सदस्य बने। अकबर ने बीरबल की बौद्धिक क्षमता को पहचाना और उन्हें अपने दरबार में शामिल किया। बीरबल का प्रमुख कार्य अकबर को न्याय, प्रशासन और युद्ध के मामलों पर सलाह देना था। उनका ज्ञान और समझ इतनी गहरी थी कि अकबर ने उन्हें अपने नवरत्नों में सबसे बुद्धिमान और सक्षम माना। बीरबल की बुद्धिमत्ता और न्याय। बीरबल की बुद्धिमत्ता का सबसे प्रमुख उदाहरण उनके द्वारा किए गए न्यायिक निर्णय हैं। उनके पास जो भी समस्या आती, वे उसे तर्क, समझ और विवेक के साथ हल करते थे। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार एक दिन दो व्यक्तियों के बीच विवाद हुआ जिसमें दोनों ने एक ही वस्तु पर अपना अधिकार जताया था। अकबर ने बीरबल से इसे सुलझाने के लिए कहा। बीरबल ने दोनों व्यक्तियों से एक एक कर पूछताछ की और फिर एक अद्भुत निर्णय लिया। उन्होंने दोनों को कहा कि उस वस्तु को दोनों के बीच आधे आधे बांट दिया जाएगा। इस निर्णय को सुनकर दोनों लोग असहमत हो गए क्योंकि कोई भी व्यक्ति उस वस्तु को आधे आधे नहीं बांटना चाहता था। बीरबल ने तब यह सिद्ध कर दिया कि दोनों में से कोई भी वास्तविक मालिक नहीं था और इस तरह उन्होंने विवाद को हल किया। इस तरह के अनेक निर्णयों के कारण बीरबल को न्याय का देवता के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। उनका यह सिद्धांत था कि न्याय केवल कानूनी रूप से नहीं बल्कि मानवता और सच्चाई के आधार पर होना चाहिए। शास्त्रों और साहित्य में योगदान। बीरबल केवल न्यायाधीश ही नहीं थे बल्कि वे एक महान विद्वान भी थे। वे फारसी, संस्कृत और अन्य भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे। बीरबल की कविता और शास्त्रों में रुचि भी थी। उनके ज्ञान ने अकबर के प्रशासनिक निर्णयों को और अधिक प्रभावशाली बनाया। वे अकबर के साहित्यिक विचारों को भी प्रभावित करते थे और उनके साथ अक्सर शास्त्र, तात्विक चर्चा करते थे। युद्धों में भूमिका। बीरबल ने अकबर के युद्ध अभियानों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे केवल एक विद्वान नहीं बल्कि एक साहसी सेनानी भी थे। अकबर की युद्ध नीति और रणनीतियों में बीरबल के विचारों का योगदान था। वे युद्ध के दौरान अकबर के प्रमुख सलाहकार बने और उनकी योजनाओं को लागू करने में उनका साथ दिया। एक प्रसिद्ध घटना है जब बीरबल ने एक युद्ध की रणनीति सुझाई जिससे अकबर की सेना को एक निर्णायक जीत मिली। यह घटनाएं बीरबल की बहुआयामी प्रतिभा को दर्शाती हैं, जो केवल प्रशासन और न्याय तक सीमित नहीं थी बल्कि वे एक सक्षम रणनीतिकार भी थे। बीरबल की मृत्यु। बीरबल की मृत्यु अकबर के शासनकाल के दौरान हुई। उनकी मृत्यु का समय और कारण स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं है, लेकिन कुछ ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार उनकी मृत्यु का कारण एक राजनीतिक साजिश था। अकबर के दरबार में कई अन्य नवरत्न भी थे और उनमें से कुछ को बीरबल की लोकप्रियता और बुद्धिमत्ता से खतरा महसूस होता था। बीरबल की मृत्यु के बाद अकबर ने गहरे शोक और दुख का अनुभव किया। उनके बिना अकबर का दरबार पहले जैसा नहीं रह पाया और अकबर ने कई बार सार्वजनिक रूप से बीरबल की कमी का एहसास किया। बीरबल की धरोहर। बीरबल की मौत के बाद भी उनकी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता की धरोहर भारत में जीवित रही। उनके किस्से और कहानियां लोगों में प्रचलित हो गईं। बीरबल की शिक्षाएं, उनके न्यायिक सिद्धांत
और उनका व्यक्तित्व भारतीय समाज में हमेशा प्रेरणा का स्रोत बने रहे। आज भी बियोरबल के किस्से बच्चों को सुनाए जाते हैं और उनके कार्यों को लेकर अनेक पुस्तकें, नाटक और फिल्मों का निर्माण किया गया है। वे एक ऐसे महान व्यक्तित्व थे जिनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं। उनके निर्णय, उनके न्याय और उनके साहस का प्रभाव भारतीय संस्कृति पर हमेशा रहेगा। निष्कर्ष: बियोरबल का जीवन एक प्रेरणा है जो हमें यह सिखाता है कि बुद्धिमत्ता, साहस और न्याय के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। उनका योगदान न केवल अकबर के दरबार में बल्कि भारतीय समाज और न्याय व्यवस्था में भी अनमोल था। बियोरबल न केवल एक महान न्यायाधीश थे बल्कि वे एक उच्च कोटि के विद्वान, रणनीतिकार और साहसी व्यक्ति थे। उनकी कहानियां और शिक्षाएं आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं और वे हमें यह सिखाती हैं कि सही समय पर सही निर्णय लेने के लिए ज्ञान और समझ का होना आवश्यक है। बहुत समय पहले की बात है, जब मुगल सम्राट अकबर दिल्ली में राज कर रहे थे, उनके दरबार में नवरत्नों का एक समूह था। इनमें से एक रत्न थे बियोरबल। उनका असली नाम महेशदास था, लेकिन उनकी चतुराई, समझदारी और न्यायप्रियता के कारण उन्हें बियोरबल के नाम से जाना जाने लगा। बियोरबल सिर्फ एक सक्षम प्रशासनिक अधिकारी नहीं थे, बल्कि वे एक न्यायाधीश, रणनीतिकार और विद्वान भी थे। कहानी की शुरुआत: एक दिन अकबर के दरबार में एक अजीब सा मामला पेश हुआ। दो व्यापारी अपने अपने व्यापार को लेकर आपस में झगड़ रहे थे। दोनों के पास एक जैसी वस्तुएं थीं, लेकिन एक व्यापारी का कहना था कि उसका माल सबसे अच्छा है और दूसरा व्यापारी यह दावा कर रहा था कि उसकी वस्तुएं बेहतर हैं। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ कई आरोप लगाए थे। यह मामला अकबर के दरबार में लाया गया। अकबर ने इस मामले को हल करने के लिए अपने सबसे बुद्धिमान सलाहकार बियोरबल को बुलाया। बियोरबल ने दोनों व्यापारी से बहुत धैर्य से पूछताछ की और ध्यान से दोनों की बातें सुनी। लेकिन जैसा कि वह हमेशा करते थे, उन्होंने केवल बातों पर विश्वास नहीं किया, बल्कि स्थिति की पूरी जानकारी इकट्ठा करने के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचने का निर्णय लिया। बियोरबल की चतुराई: बियोरबल ने दोनों व्यापारियों से कहा, मैं इस मामले का हल निकालने से पहले तुमसे एक सवाल पूछूंगा। दोनों व्यापारी उत्सुक होकर उनकी ओर देखे। बियोरबल ने एक व्यापारी से पूछा, अगर तुम्हारी वस्तु सबसे अच्छी है तो तुम इसे क्यों बेच रहे हो? यदि यह तुम्हारी सबसे मूल्यवान वस्तु है तो क्या तुम्हें इसे बेचने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए? व्यापारी चुप रहा, क्योंकि उसकी वस्तु उसे बहुत अधिक मुनाफे वाली नहीं लग रही थी। तब बियोरबल ने दूसरे व्यापारी से पूछा, तुम दावा करते हो कि तुम्हारी वस्तु बेहतर है, लेकिन क्या तुम्हारे पास इसके अच्छे ग्राहक हैं या केवल तुम इसे सबसे अच्छा मानते हो? इस तरह बियोरबल ने दोनों व्यापारियों के दावों को चुनौती दी। वह जानते थे कि यह दोनों व्यापारी केवल अपनी वस्तु की कीमत बढ़ाने के लिए एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। बियोरबल ने फिर दोनों से कहा, तुम दोनों का दावा है कि तुम्हारी वस्तु बेहतर है, लेकिन मुझे इसे ठीक से जांचने का अधिकार है। मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूं जिससे तुम अपनी वस्तु की श्रेष्ठता साबित कर सकते हो। उन्होंने दोनों को एक समय पर अपने अपने माल को प्रदर्शित करने के लिए कहा। बियोरबल का अद्भुत निर्णय: बियोरबल ने दोनों व्यापारियों से कहा, मैं तुम्हें अपनी वस्तु के मूल्य का मूल्यांकन करने के लिए एक चमत्कारी तरीका दिखाऊंगा। तुम्हें अपनी वस्तु की गुणवत्ता को साबित करने के लिए इसे बिना देखे किसी तीसरे व्यक्ति को बेचना होगा, जो खुद को इस व्यापार से अप्रभावित रखेगा। दोनों व्यापारी हैरान हुए, लेकिन बियोरबल की बात मानने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं था। दोनों व्यापारी सहमत हो गए कि बियोरबल के कहे अनुसार वे अपनी वस्तुएं बिना देखे एक दूसरे को बेच देंगे। बियोरबल ने एक फेरी वाले को बुलाया, जिसे वे पहले से जानते थे, और उसे कहा कि वह दोनों वस्तुओं को बिना देखे खरीद ले। जब वह फेरी वाला दोनों माल लेकर चला गया, तो व्यापारी चौंक गए कि बियोरबल ने उनके दावे को साबित करने का एक तरीका निकाला, जो अंततः उनके झगड़े का समाधान था। बियोरबल की धरोहर: यह निर्णय दरबार में सभी के लिए एक बड़ा संदेश था। सत्य और न्याय कभी केवल शब्दों से नहीं, बल्कि प्रमाण से ही साबित होते हैं। बियोरबल ने हमेशा यही सिद्धांत अपनाया था कि किसी भी विवाद को केवल तथ्यों और तर्कों से सुलझाना चाहिए। उनका यह निर्णय दरबार में एक नई मिसाल बन गया और सभी ने उनकी बुद्धिमत्ता की सराहना की। सम्राट अकबर, जो पहले बियोरबल की बुद्धिमत्ता और फैसलों के कायल थे, इस बार भी बहुत खुश हुए। उन्होंने बियोरबल को इनाम देने की घोषणा की, लेकिन बियोरबल ने कहा,
महाराज, मेरी सबसे बड़ी धरोहर यही है कि मैं जो निर्णय लेता हूं वह सत्य और न्याय के आधार पर होता है। इसी से मेरे कार्यों की वास्तविक कीमत है। निष्कर्ष। सम्राट अकबर के दरबार में बीरबल का योगदान केवल उनके निर्णयों तक सीमित नहीं था। उनका जीवन एक ऐसा आदर्श था जिसमें सत्य, न्याय और समझदारी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। उनकी यह धरोहर आज भी हमारे जीवन में प्रासंगिक है। बीरबल की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि सही निर्णय हमेशा विवेक और न्याय से किए जाते हैं, न कि किसी व्यक्ति विशेष के फायदे नुकसान से। आज भी जब हम किसी विवाद या समस्या का सामना करते हैं तो बीरबल की तरह हमें अपने तर्क और समझ का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम सत्य और न्याय की राह पर चल सकें। उनकी यह धरोहर सदियों तक जीवित रहेगी और हमें हमेशा प्रेरित करती रहेगी। बीरबल, जो अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे, अपनी बुद्धिमत्ता, चतुराई और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। अकबर के दरबार में उनके नाना प्रकार के किस्से और कहानियां प्रचलित हैं, जो आज भी लोगों को हंसी और शिक्षा दोनों देती है। उन कहानियों में से एक दिलचस्प कहानी है बीरबल और न, जिसमें बीरबल अपनी चतुराई से एक जटिल स्थिति को सुलझाते हैं। कहानी का आरंभ। एक दिन अकबर के दरबार में एक नया मामला पेश हुआ। दरबार में एक व्यापारी आया और उसने अकबर से एक शिकायत की। व्यापारी ने कहा, महाराज, मेरी पत्नी मेरे साथ हमेशा नकारात्मक व्यवहार करती है। मुझे हर बात में न कहते हुए वह हर स्थिति में मुझसे असहमत रहती है। अकबर ने सोचा कि इस मामले में कुछ किया जाए ताकि व्यापारी की समस्या हल हो। वह बहुत चिंतित हुए और अपने नवरत्नों से इस पर विचार करने को कहा। बीरबल, जो हमेशा अपनी चतुराई से समस्या हल करने के लिए प्रसिद्ध थे, तुरंत इस मामले में दखल देने का निर्णय लिया। उन्होंने अकबर से कहा, महाराज, अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं इस मामले को सुलझा सकता हूं। अकबर ने उन्हें पूरी आज़ादी दी और बीरबल को आदेश दिया कि वे जल्दी से जल्दी इस समस्या का समाधान करें। बीरबल की चतुराई। बीरबल ने व्यापारी से पूछा कि उसकी पत्नी को क्या कारण था कि वह हमेशा न कहती थी। व्यापारी ने जवाब दिया, वह मुझे कभी भी अपनी बात मानने नहीं देती। मुझे लगता है कि उसने मुझे किसी न किसी बात पर दोषी मान लिया है। बीरबल ने व्यापारी से कहा, मुझे तुम्हारी पत्नी से मिलना होगा ताकि मैं सही कारण जान सकूं। अगले दिन बीरबल व्यापारी के घर गए और उन्होंने व्यापारी की पत्नी से बातचीत शुरू की। बीरबल ने उसे बड़े ध्यान से सुना और फिर धीरे धीरे उसकी सोच को समझने लगे। बीरबल ने देखा कि महिला किसी भी चीज पर न कहने में अपनी स्वाधीनता और सम्मान महसूस करती थी और यह उसकी आदत बन चुकी थी। वह हमेशा विरोध करती रहती थी क्योंकि उसे लगता था कि यही उसकी ताकत है। समाधान का समय। बीरबल ने उस महिला से कहा, तुम सच में बहुत समझदार हो और तुम्हारे पास बहुत अच्छी सोच है, लेकिन मैं तुमसे एक छोटी सी मदद मांगने आया हूं। महिला ने ध्यान से सुना। बीरबल ने कहा, क्या तुम मुझे एक बात पर न नहीं कहोगी? महिला ने कहा, मैं आपको न कहकर ही हर बात का उत्तर देती हूं। आप मुझे क्यों ऐसा कह रहे हैं? बीरबल मुस्कुराए और बोले, मुझे बस इतना चाहिए कि तुम मुझे एक बार हाँ कह दो। यह सुनकर महिला थोड़ी चौंकी, लेकिन बीरबल ने समझाया कि अगर वह न की जगह एक बार हाँ कह देती तो उसका जीवन और भी सरल हो सकता था। वह महिला, जो हमेशा न कहने की आदत में थी, इस सलाह पर सोचने लगी और उसने बीरबल की बात मानी। बीरबल का संदेश। कुछ दिन बाद बीरबल व्यापारी के पास वापस गए और पूछा, क्या अब तुम्हारी पत्नी तुमसे अधिक सकारात्मक तरीके से बात करती है? व्यापारी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ महाराज, आपने जो सलाह दी उसने सच में मेरी पत्नी के दृष्टिकोण को बदल दिया है। अब वह मुझसे अधिक संवाद करती है और हमारे बीच का तनाव भी कम हुआ है। बीरबल ने कहा, आप देखिए, कभी कभी किसी एक न का असर इतना गहरा हो सकता है कि वह पूरे रिश्ते को प्रभावित कर सकता है। लेकिन अगर हम एक बार सही समय पर हाँ कहें तो हम न केवल अपने संबंधों को मजबूत कर सकते हैं बल्कि अपने जीवन को भी सरल बना सकते हैं। निष्कर्ष। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि छोटी छोटी बातें हमारे रिश्तों पर गहरा असर डाल सकती हैं। अगर हम कभी कभी अपने जिद्दी स्वभाव को छोड़कर थोड़ी समझदारी से काम लें तो न सिर्फ हमारे रिश्ते सुधर सकते हैं बल्कि हमारी जीवन की परेशानियां भी हल हो सकती हैं।
बीरबल ने यह सिद्ध कर दिया कि चतुराई और सरलता से किसी भी मुश्किल को हल किया जा सकता है। न का समय सही ढंग से प्रयोग करना और हाँ को भी एक विकल्प समझना ही जीवन को सरल बना सकता है। बीरबल की यह कहानी न केवल हंसी के पात्र है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाती है कि कभी कभी शब्दों का चयन हमारे जीवन की दिशा को बदल सकता है। बीरबल के बारे में कई किस्से मशहूर हैं जो उनकी चतुराई, न्यायप्रियता और साहसिकता को दर्शाते हैं। एक खास तरह की कहानी है बीरबल का हिसाब, जो उनकी तेज बुद्धि और अद्भुत समाधान करने की क्षमता को उजागर करती है। इस कहानी में बीरबल एक दिलचस्प तरीके से अकबर के दरबार में पेश हुए एक जटिल मामले को सुलझाते हैं। कहानी का आरंभ। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया और उसने शिकायत की, महाराज, मैं लंबे समय से एक व्यापारी हूं और मेरे साथ कुछ नाइंसाफी हो रही है। मेरे व्यापार के हिसाब में गड़बड़ी हो रही है। मुझे लगता है कि कोई मेरे पैसे ले रहा है। अकबर ने व्यापारी की बात सुनी और बीरबल से कहा, बीरबल, तुम इस मामले की जांच करो। व्यापारी की शिकायत सही है या नहीं, इसका पता लगाओ। बीरबल ने कहा, महाराज, मैं इसे सुलझाने का एक तरीका जानता हूं। वह व्यापारी से मिले और उसे बताया कि इस मामले की जांच करने के लिए बीरबल ने एक नया तरीका अपनाया। बीरबल का तरीका। बीरबल ने व्यापारी से कहा, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान जल्दी ही निकाल लूंगा। इसके लिए मुझे तुम्हारी सारी खाता बही चाहिए, ताकि मैं देख सकूं कि कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही। व्यापारी ने अपनी सारी खाता बही बीरबल को दे दी। बीरबल ने उन किताबों को ध्यान से पढ़ा और एक चौंकाने वाला उपाय सोचा। उन्होंने अकबर से कहा, महाराज, व्यापारी के हिसाब में गड़बड़ी नहीं है, लेकिन उसे इस मामले में सही हिसाब किताब रखने की जरूरत है। अकबर चौंके और बोले, बीरबल, तुम्हारा मतलब क्या है? व्यापारी ने तो खुद कहा कि उसे लगता है कि कोई उसका पैसा चुराता है। फिर तुम्हारी बातों में क्या सच्चाई है? बीरबल का अनोखा समाधान। बीरबल ने अकबर को जवाब दिया, महाराज, व्यापारी का हिसाब सही था, लेकिन एक बात समझनी चाहिए कि व्यापार में जब तक छोटे छोटे खर्चे और मुनाफे का सही हिसाब नहीं रखा जाता, तब तक सही स्थिति का पता नहीं चलता। व्यापारी के हिसाब में कुछ छोटे छोटे बदलाव थे जो उसे नजरअंदाज हो गए थे। फिर बीरबल ने व्यापारी से कहा, मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूं जिससे तुम यह समझ पाओगे कि किस तरह से हिसाब ठीक नहीं था। अब तुम्हारी खाताबही में एक बिंदु की कमी है, और यह वही बिंदु है जो तुम्हारे मुनाफे और नुकसान को सही तरीके से दर्शाएगा। बीरबल ने व्यापारी को बताया कि उसे अपना हिसाब सही तरीके से रखना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर खर्च और मुनाफा ठीक से दर्ज हो। इसके अलावा बीरबल ने व्यापारी को यह भी समझाया कि कभी कभी व्यापार में छोटे छोटे नुकसानों को गिनने की बजाय उन्हें मुनाफे में जोड़ना चाहिए, ताकि कुल मुनाफा स्पष्ट रूप से दिखाई दे। अकबर का समाधान पर भरोसा। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और महसूस किया कि बीरबल ने व्यापारी की समस्या को सही ढंग से हल किया है। वह बीरबल की समझदारी की सराहना करने लगे। अकबर ने व्यापारी से कहा, अब तुम अपनी खाताबही को सही तरीके से रखो। तुम्हारा व्यापार बेहतर होगा और कोई भी गड़बड़ी सामने नहीं आएगी। व्यापारी ने बीरबल का धन्यवाद किया और अकबर से कहा, महाराज, अब मुझे समझ में आ गया है कि कहीं न कहीं मैंने अपने व्यापार का हिसाब सही तरीके से नहीं रखा था। मुझे अब बीरबल का तरीका अपनाकर अपना हिसाब ठीक से रखना होगा। निष्कर्ष। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि व्यापार या किसी भी कार्य में सही हिसाब रखना बहुत जरूरी है। जब तक हम अपने काम के प्रत्येक पहलू को ठीक से दर्ज नहीं करते, तब तक हमें सही स्थिति का आकलन करना मुश्किल हो सकता है। बीरबल ने यह साबित किया कि किसी समस्या का हल केवल तर्क, विवेक और समझदारी से ही निकाला जा सकता है, और इस समाधान में किसी को भी झूठा ठहराने की बजाय उसे सही मार्ग दिखाना महत्वपूर्ण होता है। बीरबल का यह किस्सा न केवल व्यापारियों के लिए, बल्कि किसी भी व्यक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण शिक्षा देता है कि जीवन में सही हिसाब रखना चाहिए, ताकि भविष्य में कोई समस्या न हो। बीरबल अकबर के दरबार के सबसे बुद्धिमान और नवरत्नों में से एक थे। उनकी चतुराई, समझदारी और न्यायप्रियता के किस्से आज भी लोगों को शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करते हैं। इस बार हम एक नई कहानी लेकर आए हैं, जिसमें बीरबल अपनी चतुराई से एक व्यक्ति की झूठी शान को बेनकाब करते हैं। कहानी। एक दिन अकबर के दरबार में एक आदमी आया। वह अपनी शानदार वेशभूषा में था,
चेहरा गर्व से भरा हुआ था और उसकी आंखों में भी एक विशेष चमक थी। वह अकबर के पास गया और बोला, महाराज, मैं बहुत बड़ा व्यापारी हूं और मेरे पास अपार धन दौलत है। मेरा व्यापार पूरी दुनिया में फैला हुआ है। मेरी संपत्ति का कोई हिसाब नहीं। अकबर ने उसे देखा और महसूस किया कि वह व्यक्ति केवल दिखावे के लिए बातें कर रहा है, क्योंकि उसकी चाल-ढाल और कपड़े महंगे जरूर थे, लेकिन उसके व्यवहार से कहीं न कहीं यह दिखता था कि वह अधिक घमंड में डूबा हुआ है। अकबर ने बीरबल को बुलाया और उस व्यक्ति की बातों को सुनने के बाद कहा, बीरबल, क्या तुम इस व्यक्ति की बातों का सही आकलन कर सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मुझे इसका हल पता है। मुझे बस एक दिन का समय चाहिए। अगले दिन बीरबल ने उस व्यापारी से मिलने का निर्णय लिया। व्यापारी अभी भी वही गर्व और शान के साथ बीरबल से मिला। वह बोला, तुम मुझे देखो, मैं पूरी दुनिया का सबसे अमीर और प्रभावशाली व्यापारी हूं। मैं अकबर के दरबार में भी आने जाने का हकदार हूं। बीरबल ने उसकी बातें सुनकर कहा, वाह, यह तो बहुत अच्छा है। लेकिन मैं तुमसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूं। तुमने कहा कि तुम्हारा व्यापार बहुत बड़ा है और तुम्हारे पास बहुत सारी संपत्ति है। क्या तुम हमें अपनी संपत्ति का थोड़ा सा हिस्सा दे सकते हो? व्यापारी थोड़ी देर के लिए चुप हो गया और फिर बोला, क्या तुम मुझे गरीब समझते हो? मेरा तो पूरा खजाना भरा हुआ है। मैं तुम्हें जो चाहो दे सकता हूं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तो क्या तुम अपनी संपत्ति का एक छोटा सा हिस्सा, मसलन एक मुट्ठी सोना, मुझे दे सकते हो? व्यापारी ने तुरंत कहा, यह तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तुम्हें सोने के ढेर दे सकता हूं, लेकिन तुम्हें इसे लेने के लिए एक शर्त पूरी करनी होगी। बीरबल ने कहा, शर्त क्या है? व्यापारी ने गर्व से कहा, तुम्हें मेरी शान का सम्मान करना होगा। तुमको मेरी प्रतिष्ठा और सम्मान देना होगा। तभी मैं तुम्हें सोना दूंगा। बीरबल मुस्कराए और बोले, ठीक है, मुझे कोई समस्या नहीं है। मैं तुम्हारी शान का सम्मान करता हूं। फिर बीरबल व्यापारी के साथ एक छोटे से बगीचे में पहुंचे, जहां कई बर्तन रखे हुए थे। बीरबल ने व्यापारी से कहा, तुम्हारे पास बहुत सारी संपत्ति है, तो क्या तुम मुझे एक छोटा सा काम कर सकते हो? व्यापारी ने कहा, किसी भी काम के लिए मैं तैयार हूं। कहो, क्या करना होगा? बीरबल ने बगीचे में से एक बर्तन उठाया और उसमें पानी भरने को कहा। व्यापारी ने झिझकते हुए पानी भरना शुरू किया। बीरबल ने कहा, अब तुम उसमें कुछ सोना डाल दो। व्यापारी ने कहा, क्या तुम मजाक कर रहे हो? यह बर्तन तो पानी से भरा है, इसमें सोना कैसे डाला जा सकता है? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, तुम कहते थे कि तुम्हारे पास अपार संपत्ति है, तो क्या तुम थोड़ा सा सोना इस पानी में नहीं डाल सकते? व्यापारी को यह सवाल अच्छा नहीं लगा और उसने कहा, तुम मुझसे यह क्या सवाल कर रहे हो? यह तो पूरी तरह से असंभव है। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है, तो तुम भी उतने ही असंभव हो जितना यह काम। तुम कहते हो कि तुम्हारे पास अपार संपत्ति है, लेकिन जब तुमसे एक छोटा सा हिस्सा देने को कहा गया, तो तुम उसे भी देने के लिए तैयार नहीं हो। तुम्हारी सारी शान और प्रतिष्ठा केवल दिखावा है और तुम्हारे पास असल में कुछ भी नहीं है। व्यापारी चौंक गया और उसकी आंखों में शर्म महसूस हुई। वह समझ गया कि बीरबल ने उसकी झूठी शान को बेनकाब कर दिया था। वह कुछ नहीं कह सका और शर्मिंदगी के साथ वहां से चला गया। निष्कर्ष: इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि दिखावे और झूठी शान से कोई फर्क नहीं पड़ता। असल संपत्ति और मूल्य वही हैं जो हम सच में रखते हैं, न कि वह जो हम दिखावा करते हैं। बीरबल की यह चतुराई और समझदारी हमेशा हमें सिखाती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और न ही झूठी शान में लिप्त होना चाहिए। ये दोनों अलग अलग दरबारों में थे, परंतु उनके किस्से समान हैं। अगर ये दोनों एक साथ होते तो निस्संदेह बड़े मजेदार और दिलचस्प किस्से सुनने को मिलते। एक दिन अकबर और कृष्णदेवराय दोनों आपस में मिले। दोनों के बीच बड़ी दोस्ती थी और उन्होंने एक मजेदार चुनौती का प्रस्ताव रखा। दोनों ने तय किया कि वे अपने अपने मंत्री बीरबल और तेनालीराम को एक सवाल देंगे और देखेंगे कि कौन सबसे चतुर है। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, अगर तुम जंगल में हो और तुम्हारे सामने शेर आ जाए, तो तुम क्या करोगे? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, मैं शेर से कहूंगा कि अगर वह मुझे छोड़ देता है,
तो मैं उसे अपने साथ अकबर के दरबार में ले चलूंगा, जहां उसे सम्मान मिलेगा। कृष्णदेव राय ने तेनालीराम से वही सवाल पूछा। तेनालीराम मुस्कराते हुए बोले, महाराज, मैं शेर से कहूंगा, तुम मुझे खा सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा तोहफा लेकर आ सकता हूं। दोनों दरबारियों ने जवाब दिए, और अंत में दोनों की सूझबूझ और चतुराई पर हंसी के ठहाके लगे। यह साबित हुआ कि दोनों ही मंत्री अपनी जगह पर उतने ही चतुर थे। 2. दूसरी पत्नी का सवाल। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम यह बता सकते हो कि एक आदमी को कितनी बीवियां हो सकती हैं? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, यह सवाल केवल उस आदमी से पूछा जाना चाहिए जिसने दूसरी शादी की हो। इतना सुनकर अकबर मुस्करा दिए। उन्होंने तेनालीराम से भी वही सवाल पूछा। तेनालीराम ने जवाब दिया, महाराज, एक आदमी को बीवियां उतनी ही हो सकती हैं जितनी वह संभाल सके। कृष्णदेव राय और आने की अकबर कोशिश करता है, बल्कि समाज में समानता और न्याय की उम्मीद भी रखता है। कहानी की शुरुआत। राजू एक गरीब गांव का एक सामान्य मजदूर था। उसका जीवन कड़ी मेहनत और संघर्षों से भरा हुआ था। वह अपने परिवार के साथ छोटे से घर में रहता था और अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए मेहनत करता था। राजू का काम खेतों में काम करना, सड़कों पर काम करना और कभी-कभी किसी निर्माण स्थल पर मजदूरी करना था। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसकी मेहनत का पूरा फल उसे कभी नहीं मिलता था। उसे लगता था कि उसके श्रम को हमेशा कम करके आंका जाता है। राजू का सपना था कि एक दिन वह अपने परिवार के लिए एक अच्छा घर बना सके, उसकी पत्नी को आरामदायक जीवन दे सके और बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सके। लेकिन उसकी ये उम्मीदें अक्सर टूट जाती थी, क्योंकि मजदूरी के दौरान उसे हमेशा बहुत कम वेतन मिलता था और उसे अपनी मेहनत का पूरा अधिकार कभी नहीं मिलता था। संघर्ष की शुरुआत। एक दिन राजू ने सोचा कि अब उसे इस स्थिति को बदलने के लिए कुछ करना होगा। उसने अपने गांव के अन्य मजदूरों से बातचीत की और पाया कि वो अकेला नहीं था, बल्कि उसके जैसे बहुत से मजदूर इसी स्थिति से जूझ रहे थे। सभी मजदूरों का सपना था कि वे एक अच्छे जीवन की ओर कदम बढ़ा सकें, लेकिन उनके पास कोई रास्ता नहीं था। वे सब अपनी मेहनत से संतुष्ट थे, लेकिन ये संतुष्टि केवल एक धोखा थी, क्योंकि उनकी मेहनत का सही मूल्य उन्हें कभी नहीं मिला था। राजू ने ठान लिया कि वह इस स्थिति को बदलने के लिए संघर्ष करेगा। उसने मजदूरों को एकजुट किया और उन्हें अपने अधिकारों के बारे में बताया। वह समझता था कि यदि वे एकजुट हो जाएंगे, तो वे अपने हक को पा सकते हैं। उसने एक दिन सभी मजदूरों को एक जगह बुलाया और एक सभा का आयोजन किया। सभा में उसने सभी से कहा, हमें अपने हक के लिए आवाज उठानी होगी। हमें अपने श्रम का पूरा मूल्य चाहिए। हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा। अगर हम सब एक साथ आए तो हमारी आवाज सुनी जाएगी। मजदूरों ने राजू की बातों को गंभीरता से लिया और सभी ने एकजुट होकर अपने अधिकारों की मांग की। उन्होंने तय किया कि वे एक संगठन बनाएंगे जो उनकी समस्याओं को उठाएगा और उन्हें न्याय दिलवाएगा। मजदूरों का आंदोलन। राजू और उसके साथी मजदूरों ने अपने संगठन का नाम मजदूर एकता संघ रखा। इस संघ का उद्देश्य मजदूरों के अधिकारों को स्थापित करना और उनके जीवन स्तर को सुधारना था। सबसे पहले उन्होंने श्रमिकों के लिए बेहतर वेतन, सुरक्षा और कार्य परिस्थितियों की मांग की। उन्होंने अपने गांव के आसपास के सभी खेतों, निर्माण स्थलों और कारखानों में काम करने वाले मजदूरों को एकजुट किया। राजू ने किसानों, उद्योगपतियों और सरकारी अधिकारियों से मुलाकात की और उन्हें बताया कि मजदूरों का श्रम केवल उनके लिए नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। अगर उन्हें सही वेतन और उचित कार्यस्थल मिलते हैं, तो वे और अधिक मेहनत करेंगे, जिससे पूरे समाज को लाभ होगा। लेकिन जब राजू और उसके साथी मजदूरों ने अपनी मांगें रखी, तो शुरू में अधिकारियों और मालिकों ने उन्हें नजरअंदाज किया। उन्होंने मजदूरों को धमकाया और कहा कि अगर वे अपनी आवाज उठाएंगे, तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। लेकिन राजू और उसके साथी मजदूरों ने हार नहीं